अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम होनहार स्कॉलरशिप के हवाले से कुछ इश्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। बिलतरतीब देखते हैं, 2-3 इश्यूज़ होंगे। सबसे पहले एक इशू जो काफ़ी स्टूडेंट्स को आ रहा है, वो ये है कि जैसे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं, अपना CNIC कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद CNIC देते हैं और ईमेल एड्रेस देते हैं, तो ये मैसेज आ जाता है कि CNIC ऑलरेडी एग्जिस्ट्स एंड ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। इसका मतलब है कि आपका अकाउंट पहले से यहाँ बना हुआ है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि पहले से अकाउंट बना हुआ है? देखिए, पॉसिबल है कि जब इनका फर्स्ट राउंड था होनहार स्कॉलरशिप का, हो सकता है गलती से आपने उस वक्त अप्लाई कर दिया हो। तो अब आपका अकाउंट तो बन गया है, अकाउंट तो दोबारा आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप क्रिएट अकाउंट करने की बजाय लॉगिन पर क्लिक करेंगे। वो भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसमें ये इशू आपके जहन में आ सकता है कि आप जो पहले स्कॉलरशिप अप्लाई किया हुआ था, हो सकता है आप दोबारा एप्लीकेशन सबमिट ना कर सकें। ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप जैसे ही अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, आपको आपकी जो उस वक्त एप्लीकेशन सबमिट हुई थी वो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। आपका वो डेटा वेबसाइट से डिलीट हो चुका हुआ है, यानी सबमिटेड डेटा नहीं है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुछ चीज़ें, कुछ फील्ड्स आपकी वैसे की वैसी फील्ड खड़ी हैं और आपने उनको जस्ट अगर अपडेट करना है तो अपडेट करने के बाद सबमिट कर देना है। जो आपने डेटा उस वक्त लिखा था वो आपका वैसे का वैसा लिखा हुआ मौजूद है अपनी जगह पे, ठीक है। ऐसी सूरत में क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे जब आप आएंगे और आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आ रहा होगा, फिर आप या तो इधर से साइन इन पे क्लिक कर दें, यानी आपका अकाउंट है, आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, या इधर से भी आप लॉग इन पे क्लिक कर सकते हैं। जहाँ लॉग इन कर सकते हैं, यहाँ साइन इन कर सकते हैं। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने से एक और पेज आ जाएगा। यहाँ मैंने क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का अप्लाई किया हुआ है, इस वजह से मेरे पास ये डेटा आ रहा है। आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम देंगे, यानी वही CNIC देंगे, यहाँ अपना पासवर्ड देंगे, यहाँ कैप्चा एंटर करेंगे और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो अकाउंट आपके सामने लॉगिन हो जाएगा। ये पहला इशू डिस्कस हो गया। दूसरा इशू ये है, क्योंकि अकाउंट 2-4 महीने पहले का बना हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका पासवर्ड भी याद हो। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, यहाँ साइन इन के साथ एक फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन मौजूद है, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर CNIC लिखेंगे और यहाँ वो ईमेल एड्रेस लिखेंगे जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए दिया था, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है वो ईमेल एड्रेस यहाँ लिखेंगे, वो CNIC यहाँ लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, आपको यहाँ स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका यूज़र नेम ये है और आपका पासवर्ड रीसेट होने के बाद, जो आपने दिया था वो नहीं, रीसेट होने के बाद रैंडमली कोई लेटर्स लिखे होंगे, इंग्लिश के लेटर लिखे होंगे, स्मॉल लेटर्स होंगे, कैपिटल लेटर्स होंगे, कोई करेक्टर भी हो सकते हैं और साथ नंबर भी हो सकता है, वो लिखा हुआ आ जाएगा। उसका आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, मोबाइल से तस्वीर बना के सेव कर सकते हैं और साथ उनका ये मैसेज भी आता है कि आपको इस पासवर्ड रीसेट की एक ईमेल भी भेज दी गई है इसी ईमेल एड्रेस पर। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके ईमेल एड्रेस पर भी वो आपको पासवर्ड रीसेट मौसूल हो जाता है, फ़ौरन यहाँ लिखा हुआ आ जाता है कि आपके अकाउंट का ये पासवर्ड है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर वापस आएंगे। यहाँ वापस आने के बाद आप दोबारा अपना CNIC लिखेंगे, वही रीसेट वाला पासवर्ड देंगे। खुद नहीं लिखना चाह रहे तो वहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी भी कर सकते हैं, जहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर लॉगिन करेंगे। अब तीसरा इशू क्या है, तीसरा इशू ये है कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, जब आपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं तब आपने इस मैसेज को गौर से देखना है। 200 KB से ज़्यादा आपका फाइल साइज नहीं होना चाहिए। फिर 200 KB पे कैसे लेके आएंगे, देखिए अक्सर औकात आप अगर किसी भी इमेज को व्हाट्सएप करते हैं तो HD व्हाट्सएप करने के बजाय अगर आप एक रेगुलर फॉर्म में व्हाट्सएप करते हैं तो उसका साइज़ काफ़ी कम हो के सेंड होता है। तो आप अगर फाइल व्हाट्सएप कर लें तो मेरे ख्याल में नहीं ऐसा कि आपको कोई इशू बनेगा।
ठीक है, यहाँ पर फाइल चूज़ करने के बाद क्लिक अपलोड CNIC फ्रंट, यहाँ पर लाजमी अपलोड कीजिएगा। चूज़ फाइल करें, इसको अपलोड करें, चूज़ फाइल करें, यहाँ क्लिक करें, चूज़ फाइल करें, यहाँ क्लिक करें, यानी रेलिवेंट जो तस्वीरें हैं उनको चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। इस मैसेज को पढ़ें, उसके बाद रिव्यू करें, रिव्यू के दौरान PDF डाउनलोड कर लें और उसके बाद तसल्ली से समझ के पढ़ने के बाद सबमिट करें। अब एक और इशू भी हो सकता है, वो कौन सा इशू है? वो इशू ये है कि बिलफर्ज आपसे कोई डेटा गलत इनपुट हो गया, आपने मार्क्स गलत लिख दिए, CGPA गलत लिख दी, परसेंटेज गलत लिख दी, या और इस तरह का कोई भी डेटा है जो आपसे गलत इनपुट हो गया, एप्लीकेशन भी सबमिट हो गई, अब यहाँ एडिट नहीं हो सकता और उसका एडिट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी या आपको होनहार स्कॉलरशिप अवेल आप नहीं कर सकेंगे। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, जब आप डेटा सबमिट करते हैं तो वो आपके कॉलेज के अकाउंट में सबमिट होता है। ठीक है, आप अपने कॉलेज के उस ऑफिस को एक्सेस कर सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि मैंने डेटा फला एप्लीकेशन है और मैंने डेटा गलत इनपुट कर दिया है, तो आप काइंडली मेरा डेटा अनवेरीफाई कर दें। जब वो अनवेरीफाई कर देंगे तो आपको ये मैसेज आएगा कि आपका डेटा वेरीफाई नहीं किया गया है। जब तक ऑफिस वेरीफाई नहीं करेगा वो आगे सबमिट नहीं होगा और आपको आपकी एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर नहीं की जाएगी। जैसे ही वो नॉट वेरीफाई करेगा आपको वापस ये मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी और आपका डेटा दोबारा आपके अकाउंट पे एडिटेबल हो जाएगा, फील्ड सारी ऑन हो जाएंगे। क्या करेंगे, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर द होनर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। After reviewing your application by the concerned institution, we regret to inform you that your application not verified due to following reasons। ये रीज़न उन्होंने लिख के भेजी है कि डेटा इज़ इनकरेक्ट। अब आपकी फील्ड्स दोबारा एडिटेबल हो गई हैं, एक्टिव हो गई हैं, आप वो करेक्शन करेंगे और विद इन 2 डेज़ आपने ये एप्लीकेशन दोबारा सबमिट करनी है। कोशिश करें फ़ौरन ही कर लें, ठीक है। तो आप अपना डेटा करेक्ट करने के बाद उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा भी सबमिट कर सकते हैं। तीसरा इशू कौन सा हो सकता है? तीसरा इशू ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो बाज़ार से या किसी भी शॉप से, कंप्यूटर शॉप से अप्लाई करवाते हैं, तो बहुत सारे लोग गैर ज़रूरी डेटा भी आपसे डिमांड कर रहे होते हैं कि ये चीज़ भेज दें, ये चीज़ भेज दें, ये चीज़ भेज दें। उसके लिए मैंने एक चेक लिस्ट बना दी है। चेक लिस्ट भी मैंने एक शॉपकीपर के लिहाज से भी बनाई है। ये एक पेज पे बिल्कुल पूरा प्रिंट आ जाएगा, यहाँ से काट के 2 पेजेस किए जा सकते हैं। जी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब एक शॉपकीपर इसका बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है, यानी वो स्टूडेंट को एक पेज देगा और उसे कहेगा कि आप यहाँ पर आपने इन्फो लिख दें, उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ और नीचे साइन भी कर दें, ताकि ये चीज़ वेरीफाई हो जाए कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो आपकी तरफ से दी जा रही है और आप उसके ज़िम्मेदार हैं। अब देखते हैं कि स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल करने के लिए आपको डेटा कौन कौन सा देना है, स्टूडेंट्स की तरफ से कह रहा हूँ, ताकि कोई भी आपसे गैर ज़रूरी डेटा डिमांड ना करे। सबसे पहले आपको बताने का आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या आगे एक तीसरा ऑप्शन हो सकता है मेडिकल कॉलेज है। इंस्टीट्यूट का पूरा नाम क्या है, यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है। मसलन गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज करोड़लालीसन जैसे लिखा हुआ था, यहाँ आपने CNIC लिख देना है, अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है और उसके बाद कैंडिडेट का फुल नेम लिख देना है, फादर या गार्डियन का नेम लिख देना है, जेंडर लिखनी है, यहाँ रिलीजन लिखना है, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम की सूरत में हिंदू, क्रिश्चियन, इस तरह से लिखना है, इस्लाम वगैरह नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी मोबाइल नंबर अपना, यहाँ पर जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, क्योंकि उस पर आपको मैसेज आता है, कोई आपका यानी एक्सेस किसी भी तरह से आपको करना हो तो किया जा सकता है। अगर आप किसी सब कैंपस में पढ़ रहे हैं तो वो लिख देना है। मसलन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके शहरों में सब कैंपस होते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे होते हैं, तो आप लिख देंगे कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी है, उधर ऊपर इंस्टीट्यूशन में लिखेंगे और जहाँ लिख देंगे जी उसका ये इस कैंपस में हम पढ़ रहे हैं। आपका फ़र्स्ट एडमिशन कब हुआ था, फर्स्ट टाइम आप इस डिग्री में जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, इस डिग्री में फ़र्स्ट टाइम आप एडमिट कब हुए थे। एडमिशन डेट कौन सी होगी, जिस दिन आपने फ़ी सबमिट की थी, फ़ी रिसीट के ऊपर वो डेट मेंशन होगी। आपका यूनिवर्सिटी का, आपका इदारे का रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है,
प्रोग्राम या डिसिप्लिन कौन सा है। मसलन यहाँ लिखा जाएगा बॉटनी आप पढ़ रहे हैं, ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, आईटी पढ़ रहे हैं, और डिग्री का टाइटल क्या है, बीएस आईटी। यानी आप अगर आईटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे बीएस आईटी, बीएस कंप्यूटर साइंस। इंग्लिश यहाँ पर लिखा हुआ मसलन तो यहाँ पर लिख देंगे बीएस इंग्लिश लिटरेचर, जो भी आपकी डिग्री का टाइटल होगा जहाँ पर वो लिखा जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, पहले आप डे लिखेंगे, उसके बाद मंथ लिखेंगे, और उसके बाद ईयर लिखा जाएगा। जब आप कंप्यूटर में अपने फॉर्म में ये चीज़ फिल करेंगे तो वहाँ पहले मंथ आता है, बाद में डेज आते हैं, बाद में ईयर आता है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे। फैमिली इनकम अब आपने यहाँ पर लिखनी है। अब इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी इनकम 3 लाख से बिलो हो। तो मेरे ख्याल में बहुत कम ही ऐसी फैमिलीज होंगी जिनकी इनकम जो है वो 3 लाख से अबव होगी। तो आप कुछ हज़ार लिख सकते हैं, 30,000 लिख सकते हैं, 37,000, 27,000, 25,000, कुछ भी लिखा जा सकता है। प्रोविंस कौन सा है आपका, डेफिनेटली पंजाब है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सा है फिर डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ लिस्ट में कुछ सिटीज़ मौजूद हैं, 2-3, मसलन ज़िला लिया अगर लिखें तो 3-4 शहर लिखे हुए आते हैं। अगर आप बखर लिखते हैं तो बखर के ज़्यादा शहर शायद मुझे नज़र नहीं आए कि वहाँ पर लिखे हुए हों। तो आप पर यहाँ पर अपने शहर लिख देंगे, जो अप्लाई करने वाला होगा वो उसी के मुताबिक वहाँ पर आपका डेटा फिल कर देगा। आपका मेलिंग या पोस्टल एड्रेस कौन सा है, इसकी भी ज़रूरत होती है। उसके बाद मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन है। एसएससी का मतलब आपने मैट्रिक किया है, ओ लेवल किया है या डिप्लोमा कोई किया हुआ है। मैट्रिक पे टिक करेंगे, यहाँ अपने बोर्ड का नाम लिखेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म में इंस्टीट्यूशन नेम कि किस इंस्टीट्यूशन से आपने मैट्रिक की है। इसलिए मैंने आपको क्लियर करने के लिए यहाँ बोर्ड का नाम लिख दिया है कि बोर्ड का नाम लिखना है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में बाज़ का स्टूडेंट्स जो है वो अपने स्कूल का, लास्ट स्कूल का, जो मैट्रिक के स्कूल का नाम लिख देते हैं, तो यहाँ आपने जस्ट बोर्ड लिखना है। डिसिप्लिन कौन सा है, ये डिसिप्लिन है, गलती से लिखा गया है। साइंस में किया था मैट्रिक, आर्ट्स में किया था, ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, उसके टोटल मार्क्स कितने थे। फिर इंटर लेवल पे आपने क्या पढ़ा, इंटरमीडिएट पढ़ा, ए लेवल किया या कोई डिप्लोमा किया, आप इंटरमीडिएट पे क्लिक करेंगे अगर इंटरमीडिएट किया है तो। उसके बाद है जी डिप्लोमा, मसलन डीकॉम वगैरह है, डीबीए वगैरह है, तो आप डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे। बोर्ड नेम कौन सा है, फिर वही उधर आपके फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम है, इंस्टीट्यूशन जो इंस्टीट्यूट है, मैंने क्लियर करने के लिए यहाँ बोर्ड लिख दिया है। डिसिप्लिन फिर वही, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो यहाँ पर भी वही स्पेलिंग आ गए हैं, साइंस किया है या आर्ट्स किया है आपने। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स आपने यहाँ लिखने हैं, टोटल मार्क्स लिखने हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, अब जिसकी बुनियाद पर आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसका वो प्रोग्राम कौन सा है। ठीक है, ये अब उसकी इन्फॉर्मेशन, यहाँ कुछ नहीं लिखना आपने, जहाँ आपने कुछ नहीं लिखना, जहाँ पर उसका आएगा वो जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर है या एनुअल सिस्टम है, करंट सेमेस्टर आपका कौन सा चल रहा है। यानी बिलफर्ज आप 7 सेमेस्टर में हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इस वक्त 6 सेमेस्टर्स का रिज़ल्ट मौजूद हो सकते हैं एक सेमेस्टर लैग चल रहे हों और 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट हो, इसलिए यहाँ पर आपने लास्ट रिज़ल्ट लिखना है। वो 5th का है, वो 3rd का है, वो 6th का है, जो भी है। जीपीए मैंने क्यों लिखा, हो सकता है यहाँ पर आपका 3rd सेमेस्टर चल रहा हो और आपके जस्ट 1st सेमेस्टर ही का रिज़ल्ट आया हो। ठीक है, इसलिए आपने जीपी लिखना है। ऐसा नहीं करना कि आप मसलन 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपने यहाँ पर 5th सेमेस्टर की जीपीए लिख दें, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी बड़े सेमेस्टर में, यानी लास्ट डिग्री के जो सेमेस्टर्स हैं 5th सेमेस्टर में हैं या 7th सेमेस्टर में हैं, तो आप यहाँ पर अपने सेमेस्टर का नाम लिखेंगे और यहाँ पर CGPA लिखेंगे। जीपीए जहाँ तब लिखी जाएगी जब आपके जस्ट 1st सेमेस्टर का रिजल्ट आया होगा, इसके अलावा नहीं। उसके बाद परसेंटेज, डीएमसी पर अगर परसेंटेज गिवन हुई है तो डीएमसी अभी तो आपको नहीं मिल रही होगी। अच्छा, ये इसका क्या ज़रूरत है, ये मैंने क्यों लिखी है, इस वजह से लिखी है कि यूनिवर्सिटीज़ के परसेंटेज और CGPA की क्राइटेरिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सारे यूनिवर्सिटीज़ एक असूल अप्लाई नहीं करती हैं। ठीक है, मसलन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 3 पे 60% यानी 60% मार्क्स हैं तो वो 3 GPA देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 65% मार्क्स पे 3 GPA देती हैं।
इस वजह से, ठीक है। अगर आपके मार्क्स के साथ अलग से लफ्ज़ परसेंटेज का लिखा हुआ है कि आपकी जीपीए इतनी है, मार्क्स आपके ऑब्टेन्ड इतने हैं, टोटल मार्क्स आपके इतने हैं और परसेंटेज इतनी है, तो फिर आप यहाँ परसेंटेज लिखेंगे। अगर आपके जीपी लिखी है, सीजीपी लिखी है, परसेंटेज नहीं लिखी है, फिर आप ये फार्मूला कंसीडर करेंगे। ये HC का फार्मूला है, ठीक है। कि अगर आपकी 3.63 और 4 के दरमियान CGPA है तो आपके मार्क्स 90 और 100% के दरमियान है। अब ये कैसे हासिल होगा? ये आपने सिंपली आपने GPA डिवाइडेड बाय टोटल GPA, ये देखिए ये सिस्टम सारा 4 GPA के लिए है। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो 5 CGPA भी अलॉट करती हैं, अवार्ड करती हैं, ठीक है। तो आप ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मैं आपको यहीं पे निकाल के बताता हूँ। मसलन एक स्टूडेंट है, उसकी CGPA है, मैं कर रहा हूँ जी 3.64 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 4 और इस इक्वल टू करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा 91%। यानी ये इस फार्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे अपनी CGPA और टोटल CGPA कितनी है, इसके मुताबिक आप यहाँ परसेंटेज लिख देंगे। लिखनी आपने तब है जब आपके रिजल्ट पर परसेंटेज नहीं लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए है, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे मैंने एक मैसेज की सूरत में लिखा हुआ है, साथ कॉन्टैक्ट नंबर है, इसलिए मैं उसको हाइड कर रहा हूँ। लिखा हुआ है जी कि आप अपनी तस्वीर और अपने डोमिसाइल की तस्वीर और अपने एफिडेविट की तस्वीर और CNIC की तस्वीर फ्रंट और बैक दोनों ये व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। तो ये क्योंकि मैंने एक शॉप के लिहाज से बनाई हुई थी, इस वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन आगे कॉन्फिडेंशियल है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ आपसे। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।